जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे अपना ये चैप्टर ज्वार और भाटा। क्या है ज्वार, क्या है भाटा। ठीक, तो इससे प्रश्न हालांकि एक दो बार ही आए हैं और एक दो बार ही आए हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सेगमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कब आता है ज्वार भाटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ज्वार भाटा। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 20-20 मिनट का वीडियो बन रहा है, सिलेबस कहाँ कंप्लीट हो पाएगा, ठीक ना। तो वो लोग ज़रा ये बताएं कमेंट करके कि कितने प्रतिशत सेक्शन का उनका नोट्स बना हुआ है और कितने प्रतिशत सेक्शन जो है उनको याद है, ठीक है ना। अपने नाम के साथ थोड़ा कमेंट करिएगा आप लोग, तो कि कितने लोगों के पूरे नोट्स तैयार हैं या फिर नहीं भी तैयार हैं, तो कितने लोगों को जो चैप्टर अभी जैसे 17 चैप्टर पीछे बीत चुके हैं ना, वो किनको किनको कंप्लीट, किनके कंप्लीट है, किनको किनको याद है वो। ठीक, आइए बस 2-3 दिन और फिर आपका गियर जो है वो पुश होगा, है ना। बहुत तेजी से चीज़ें कंप्लीट होंगी, तो बिल्कुल आप लोग एकदम से तैयार रहिए। ज्वार भाटा, ठीक है ना। ये क्यों आता है, ये क्यों आता है सबसे पहले तो या फिर ये किसे कहते हैं ऐसे समझ लें। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण, चंद्रमा और सूर्य की एक जो कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देख लें, तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। जिसमें जल के ऊपर उठने को और ऊपर उठ के आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। जल जब ऊपर उठकर आगे बढ़े तो ज्वार, और जल जब नीचे गिर करके पीछे लौटे तो उसको क्या कहते हैं, भाटा, या फिर अंग्रेजी में, इंग्लिश में एब कहते हैं उसको। क्लियर। कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं ये समझ लें। तो ये ध्यान दें कि किसका गुरुत्वीय बल है और किसका अपकेंद्रीय बल। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, इससे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय बल किसका है और किसका अपकेंद्रीय बल है। तो ये ध्यान रखें बस आप कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लगता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लगता है, तो बाकी दोनों का गुरुत्वीय बल लगेगा, ठीक ना। पृथ्वी का क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल लगता है, ठीक। चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा कितना गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। ये दुगुना नहीं होता है, 2 गुना, ठीक। यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। जो चंद्रमा है वो सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है, इसलिए इसका ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा में ज्यादा है। क्लियर। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों दिन जो है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, या फिर ऐसे कह लें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो उस दिन को क्या कहते हैं हम लोग, अमावस्या या पूर्णिमा का दिन कहते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट, इसी दिन, ये जो अमावस्या और पूर्णिमा का दिन है, इसी दिन क्या होते हैं, उच्च ज्वार, उच्च ज्वार क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। अभी आगे क्लियर होता चला जाएगा, ये आपको धीरे धीरे आगे क्लियर होता चला जाएगा। इसी दिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार क्या है, उत्पन्न होते हैं, ठीक। यानी महीने में 2 बार, ठीक ना, महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है, ठीक। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को देखिए, 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं महीने में 15-15 दिन के, शुक्ल और कृष्ण, यही होते हैं शायद, शुक्ल और कृष्ण। तो जिसमें शुक्ल में जहां तक मुझे याद आ रहा है, शुक्ल में चंद्रमा बड़ा होता है, चंद्रमा बड़ा होता है 15 दिन, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा छोटा होता है। तो 15-15 दिन की जो दोनों पक्ष होते हैं उसमें सप्तमी और कभी कभी 7th या 8th डे को क्या होता है, वो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं।
और इस स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार आता है, ठीक ना। तो सामान्यतः वृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर हो जाएगा, एक दिन वृहत ज्वार, एक बार वृहत ज्वार, अगले वीक में निम्न ज्वार, तो दोनों के बीच कितने दिन का अंतर हो जाएगा, निम्न ज्वार और वृहत ज्वार के बीच 7 दिनों का, ठीक। तो ये थे निम्न ज्वार और वृहत ज्वार, ठीक ना। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है, ठीक ना। तो ये घंटा याद कर ले, ठीक ना। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, कितनी बार आता है, 2 बार आता है। एक चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक ना। तो कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा, ज्वार प्रतिदिन में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, कितनी बार, 2 बार। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर 4 बार आता है, कौन सा है, इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित है साउथहैम्पटन। यहां पर जो ज्वार है वो दिन में 4 बार आता है। 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर गुजरता है, होकर आता है, और 2 बार उत्तरी सागर से, तो किन से होकर क्या आता है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से, ठीक, क्लियर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है, फंडी की खाड़ी में। कहां पर आता है, फंडी की खाड़ी में। और यह फंडी की खाड़ी कहां पर स्थित है, कनाडा में, इतना ध्यान रखें बस, कनाडा में स्थित है, ठीक ना। ज्वारीय उभार की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 15 से 16 मीटर, ठीक ना, 15 से 16 मीटर, ठीक ना। नेक्स्ट है वायुमंडल, नेक्स्ट देखेंगे हम वायुमंडल। इतना तो दिख रहा है ना कि आप किताब सामने रखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना, ऊपरी परत और निचली परत, ठीक। तो जो पृथ्वी का चारों ओर हमारे जो वायु घेरा हुआ है, जो वायु का घेराव है, फैलाव है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल का जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोलॉजी। और जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी। तो एरोलॉजी पहला हो गया, एरोलॉजी दूसरा हो गया मेट्रोलॉजी, राइट। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है और इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है, यानी पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा सबसे पहला जो गैस है, ये देखिए, ये हमारा घटक जो है, ठीक ना, कंपोनेंट्स, एयर कंपोनेंट्स। तो इसमें से आप कम से कम ये 4-5 तो आप एटलीस्ट याद कर लें, ठीक ना, यहाँ तक। और ये भी याद कर लें, क्योंकि पूछेगा कि कौन सा नहीं है तो फिर समस्या उत्पन्न होगी आजकल, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब थोड़ा सा डीप चला जाता है क्वेश्चन पूछते टाइम, ठीक ना। तो क्या क्या है, सबसे पहला है नाइट्रोजन लगभग 79%, 78.8%, यानी लगभग 79%, ठीक। ऑक्सीजन 20.95%, 21% से थोड़ा सा कम। उसके बाद सबसे अधिक ये दोनों हैं, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2। तो इसका कोड ऐसे NOAC, ऐसे याद कर लें, NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कौन कौन सी गैस है, तो ये चारों तो एटलीस्ट आप इनकी क्रोनोलॉजी आप याद रखें कि सर्वाधिक नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन, उसके बाद CO2, क्रम में लगाने को आ सकता है। तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखें। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि कौन कौन सा है, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनन, राइट। तो सबसे सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है, नाइट्रोजन की। ना इसका कोई गंध है, ना इसका कोई रंग है, ना इसका कोई स्वाद है,
ठीक ना, राइट। ये जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये प्रोटीन के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह भी ध्यान रख सकते हैं कि 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो फ्लेम ही नहीं जला सकते, खाना कैसे मिलेगा, पकेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ऑक्सीजन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 64 किलोमीटर तक अमूमन एक एवरेज ये पाया जाता है। ये सब इतना ध्यान आप याद नहीं रख पाएंगे, कितना औसत है, कितना ऊपर या कितना नीचे जाकर, ठीक ना, बस इतना ध्यान रखिए। CO2 सबसे भारी गैस, पूछे सबसे भारी गैस कौन सी है, तो CO2 है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक ना। इसकी एक विशेषता है, यह ध्यान रखें कि यह सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, ठीक है ना, सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए ये पारगम्य है, यानी ट्रांसपेरेंट, यानी ये पार करके आ जाती है, ठीक है ना। CO2 को पार करके जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो पार करके धरती तक आ जाती है, लेकिन जो धरती से जो परावर्तित होती है जो विकिरण, ठीक है ना, उसके लिए वो यहां से पार नहीं कर पाती है, ठीक ना, वो यहां से पार नहीं कर पाती है। जो धरती से विकिरण, आप बताइएगा क्यों, कौन सा वेव है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं पार कर पाती है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। और फिर उसकी जब पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण जब CO2 को पार नहीं कर पाती है, तो यानी जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा उतना ज्यादा धरती से परावर्तित होने वाली विकिरण की वजह से गर्मी भी बढ़ेगी। तो CO2 बढ़ेगा तो गर्मी और ज्यादा इंक्रीज होगी। इसी लोग बोलते हैं लोग कि CO2 को कम करो, CO2 को कम करो। एक तरह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है, राइट। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, ठीक है ना। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण होता है, वो कौन सा विकिरण होता है, अवरक्त विकिरण, ठीक। ओजोन यह ऑक्सीजन का ही एक रूप है, क्या है, ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ठीक। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, उनको क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है जलवाष्प, सबसे परिवर्तनशील और असमान विकिरण वाली गैस है ये, ठीक। ऊंचाई के साथ घटती जाती है, ध्यान रखिएगा। 90 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। जलवाष्प का 90% 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, ठीक। तूफानों को सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, जलवाष्प से प्राप्त होती है, ठीक। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जलवाष्प, ठीक। किसकी, CO2 और वाटर वेपर। जलवाष्प के अलावा सूर्य तप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों द्वारा किया जाता है, ठीक, इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है धूल कण, ठीक है ना। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में ही होता है। आप कहेंगे सर ये सब कौन याद करेगा, ये सब आप पढ़िए, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो जो क्रक्स है इसका वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत उलझाने का काम मैं तो नहीं उलझा पाऊंगा, है ना, ज्यादा पढ़ने से चीजें काफी उलझेंगी आपको। बस ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद कुछ बचा है नहीं टॉपिक में बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए, ठीक ना। और इतना ये चीजें आपके लिए आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, राइट। एक बार तो मैंने पढ़ा था कि अगर कोई चीज आपको पढ़ने में आसान लग रही है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे काफी मेहनत किया गया है, ठीक ना। आकाश का रंग नीला जो है वो क्यों दिखता है, धूल कणों के कारण ही दिखता है। क्यों दिखता है, धूल कणों के कारण ही दिखता है। चलिए अब जो है हम वायुमंडल की संरचना पढ़ लें, जल्दी से हम ये भी अपना टॉपिक देख लें। सबसे निचला जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। अभी देखेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, ठीक ना। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, ठीक।
क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट की दर कितनी है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कितने पर है? 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर के अंतर पर, ठीक ना। सभी जो मौसमी घटनाएं हैं, बादल, आंधी, वर्षा, वो इसी में होती हैं, ठीक है ना, इसी में होती हैं, ठीक ना। यहाँ पे किस तरह की धाराएं चलती हैं? संवहन धाराएं, संवहन धाराएं चलती हैं। इस मंडल को हम लोग अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जहां तापमान स्थिर होता है वहां पर इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, वहां पर इसे क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक ना। इसकी समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है और विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, ठीक। मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दिशाएं किसमें पाई जाती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक ना। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, इसे ही क्या कहता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मूलाभ मेघ। तो किसमें होता है? समताप मंडल में, ये ध्यान रखें, समताप मंडल में, ठीक ना। ओजोन गैस की परत भी इसी में पाई जाती है, समताप मंडल में ही, ठीक है ना, वो समान ताप बनाती है, ठीक। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें हैं CFC, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ठीक। और CFC में मौजूद सबसे सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाती है वह क्लोरीन गैस, ये CFC में तो क्लोरीन। ओजोन परत की मोटाई नापने हेतु प्रयुक्त होता है डॉब्सन, क्या? डॉब्सन, ठीक। मेसोस्फेयर, अगला है हमारा मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर। आइए देखते हैं क्या है मेसोस्फेयर में। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी, ठीक है ना। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर -100 डिग्री सेल्सियस मेसोस्फेयर में इसे, इसकी उच्च सीमा को क्या कहते हैं? मध्य सीमा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा आयन मंडल, नेक्स्ट है हमारा ये 4th आयन मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इन दोनों से खास करके क्वेश्चन आते हैं। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच इनमें आवेशित कण पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम आयन मंडल रखा गया। आयंस पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आवेशित कण, ठीक है ना, आवेशित कण पाए जाते हैं यहाँ पर, जो क्या करते हैं? रेडियो वेव्स को क्या करते हैं? वो रिटर्न करते हैं, वो परावर्तित करते हैं, वो जिनसे हमें टीवी भी चलाने में, टीवी रेडियो सिग्नल्स चलाने में आसानी होती है, सिग्नल्स मिलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। किसके द्वारा? कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा, ठीक। इसमें 2 लेयर हैं, 2-3 लेयर हैं, डी लेयर और ई और एफ लेयर, ठीक। तो डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं और ई और एफ लेयर से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं, ठीक ना। ई और एफ से तो आपसे पूछेगा कि किससे लॉन्ग होती है, किससे शॉर्ट होती है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्या हमारा? एक्सोस्फेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं, ठीक ना। तो यह आयन मंडल के ऊपर के भाग को कहते हैं, सबसे बाहरी मंडल को। इसकी सीमा निर्धारित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इनमें 2 गैसों की, जिन 2 गैसों की इसमें प्रधानता है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस, इसी में पाए जाते हैं, ठीक ना। ऑरोरा और ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस इसी में पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें क्या कहते हैं? ऑरोरा का अर्थ क्या है? ऑरोरा का अर्थ क्या है और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, इसी में लिखा हुआ है, कमेंट करके बताइए, आप लोग बताइए। देखिए, बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी, बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी। ऑरोरा का क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। वास्तव में ऑरोरा क्या है? चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण किससे होता है? चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है,
ठीक है ना, विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है, ठीक ना। तो ये था हमारा आज का जो है वो वायुमंडल वाला चैप्टर, इसमें हमने काफी कुछ आज कवर किया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। देखते हैं हम लोग बाकी अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में।